चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अगेन हमने कल जो सेक्शन शुरू किया था उसको ख़त्म करते हैं। अब ज़्यादा कुछ उसमें बचा नहीं है, तो आधे पौने घंटे के भीतर जो हमारा टॉपिक था कि ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हमको पढ़नी थी फ्रीडम मूवमेंट के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद कुछ और फ्रीडम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो सब हमारा चल रहा था। फिर ट्राइबल इंस्टीट्यूट कौन से हैं, ट्राइबल से संबंधित संग्रहालय कौन से हैं, वो और हमारा बचा हुआ है। फिर जो करंट में 1947 के बाद की कुछ ट्राइबल पर्सनालिटीज हैं तो वो आपको स्वतंत्र सर करवाएंगे कंप्लीट। तो चलिए बचा हुआ पोर्शन हम कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हमने कहां तक देखा था, तो एक हमने भील रिवॉल्ट पढ़ लिया था, भील विद्रोह के बाद में एक हमने बुंदेला भी पढ़ लिया था, बुंदेला विद्रोह के बाद में 1857 का विद्रोह, यहाँ पर भी ट्राइबल पर्सनालिटीज थी। इसके बाद हमने कुछ विशेष जनजाति पढ़ी थी जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया था। उन विशेष जनजाति में कई नाम थे, पर जो मेन नाम हमने पढ़े थे वो ख्वाजा नायक का पढ़ा था, भीमा नायक का पढ़ा था, टांट्या भील का पढ़ा था। इसके अतिरिक्त अन्य भी थे जो हमने कुछ फैक्चुअल बताया, कल देखा था। जैसे कि 20 से 22 में 1922 के लगभग एक जावरा जेल केस हुआ था, तो उसका संबंध अपन ने जो ईयर लिखा वहां से था, इंदौर जिले से था। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, इतना हमने पढ़ लिया था। अब आज हमारे उसमें क्या क्या बचा हुआ है, तो वो है कि अब जब अपन फ्रीडम मूवमेंट को पढ़ते हैं तो उस बीच में हमें एक जंगल सत्याग्रह यानी फॉरेस्ट सत्याग्रह, यहां पर कुछ जनजातियों का योगदान है, और इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, ये दो टॉपिक हैं। यहां पर कुछ जनजातियों से रिलेटेड व्यक्तित्व हैं, पर्सनालिटीज हैं जो हमें पता होना चाहिए, जिस पे प्री के बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए, हमारे दो टॉपिक हैं। इसके बाद हम जनजातियों से रिलेटेड संस्थान कहाँ पे हैं वो सब अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमने शुरू करते हैं हम जंगल सत्याग्रह। हमारे लिए प्री के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि जंगल सत्याग्रह बेसिकली जब सीडीएम हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इस आंदोलन के दो चरण थे। एक चरण तो नमक सत्याग्रह था और दूसरा चरण था जंगल सत्याग्रह। इस जंगल सत्याग्रह हम बात कर रहे हैं 1930 की। तो जब जंगल सत्याग्रह की बात करते हैं तो जंगल सत्याग्रह सिवनी जिले के टुरिया से प्रारंभ होता है। सिवनी जिले के टुरिया से प्रारंभ हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया? दुर्गा शंकर मेहता, और बहुत सारे ट्राइब्स यहां पर इकट्ठे हुए। तो आप लोग लिखते भी जाइए इसको। दुर्गा शंकर मेहता के नेतृत्व में हुआ। इन्होंने 9 अक्टूबर 1930 को जंगल सत्याग्रह की डेट रखी, तिथि घोषित। जंगल सत्याग्रह बेसिकली था क्या? इसके अंतर सत्याग्रह मतलब किसी चीज का विरोध करने का अपने अपने तरीके। तो नमक सत्याग्रह तो नमक कानून तोड़कर हमने सत्याग्रह किया। जंगल सत्याग्रह तो ऐसे फॉरेस्ट के जो अधिकार थे, ब्रिटिश ने जिन पे पाबंदी लगाई थी, हमने उन अधिकारी को नहीं माना, उनका विरोध किया, वो सब आता है जंगल सत्याग्रह में। जैसे मान लो एक जंगल बनाया, एक बाउंड्रीज बनाई गई है कि इसके बाहर जो फॉरेस्ट है उसमें जो घास फूस है उसका उपयोग कोई भी साधारण किसान या जनजाति नहीं करेगी। तो ये लोग क्या करते थे, उनमें अपनी गायें छोड़ दी। तो गाय घास भूस खा के आई, तो चलो देखो आपने मना किया था, हमने उसका विद्रोह किया और हमने इस तरह से सत्याग्रह में हम भी शामिल हो गए। तो कोई घास काट रहा है कि ये एरिया जो है इसको अलाउ नहीं है कि कोई सामान तरीके से काट के बाहर बेच सके, वो सब कर लिया।
कोई जैसे जड़ी बूटी है, अगर वहां पे नहीं पहुंचाने दिया जा रहा है, अंदर नहीं घुसने की परमिशन है, तो वो ले आए। इस तरह से जो कानून ब्रिटिश ने बनाए थे, हम उन कानून का विरोध कर रहे थे। वो जन तो 9 अक्टूबर को तिथि घोषित हुई, कई सारे जनजाति यहाँ पर इकट्ठी हुई। तो हम यहाँ पे सिवनी से शुरू हो गया, इन्होंने स्टार्ट किया। इसके बाद इसी की एक धारा बैतूल जिले में देखने को मिलेगी। तो 9 अक्टूबर तिथि घोषित हुई कि हम सब लोग इकट्ठा होंगे, सारे जनजाति लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठे होने पर वहां का जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने समझाया, ये लोग नहीं माने, तो ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया। ब्रिटिश अधिकारी ने गोली चलवाई और इसमें कुछ ट्राइब्स मारे गए। बस वही हमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो पूरा टॉपिक है वो ट्राइब्स पे चल रहा है। तो जो ट्राइब्स मारे गए वो इंपॉर्टेंट हैं। 3 तो महिला मारी गई थी और 1 पुरुष मारे गए थे। तो यहाँ ये हमारे ट्राइब्स हैं, इसी के रिस्पेक्ट में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जो पुरुष है, पुरुष का नाम है बिरजू गोंड। तो आपका क्वेश्चन प्री में यही बनेगा, बिरजू गोंड का संबंध मध्य प्रदेश के किस इवेंट से है? तो ये हमारे जंगल सत्याग्रह से है या सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। तो आपको ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाएंगे कि एक असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एक आपको बना दिया जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, और एक आपको अपना ये ऑप्शन बना दिया जाएगा, या एक किसी और को कोई दूसरा ऑप्शन बना दिया जाएगा। पानी मिलेगा? तो ये यहाँ पे 3 महिलाएं भी उनकी भी डेथ हुई थी, वो भी नाम हमें पता होना चाहिए। जैसे गुड्डो बाई, रैना बाई, बेना बाई, ये इनके नाम है। गुड्डो बाई, रैना बाई, रैना, और बेमा बाई, ये सब गौंड हैं। गुड्डो बाई, रैना बाई, बेमा बाई, इनकी भी डेथ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई, ये हमें नाम पता होना चाहिए। तो ये हुआ हमारे, सिर्फ हमने सिवनी में जो किया, टुरिया गांव के आसपास की स्थिति थी, ये लोग हुए। इसी के पैरेलल बैतूल जिले की घोड़ा डोंगरी तहसील में भी हुई। बैतूल की घोड़ा डोंगरी तहसील, यहां पर भी विद्रोह हुआ। अब यहां का नेतृत्व दीपचंद कोठी इसने किया, पर इनके साथ बहुत सारे 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप जो कांग्रेस से मिले जुले थे, और एक ग्रुप था ट्राइब्स का था, यानी जनजाति का ग्रुप था। तो जो जनजाति थे, पर्टिकुलरली कोरकू जनजाति थी। तो जनजाति जो कोरकू थी, उसका जो नेतृत्व था वो गंजन सिंह कोरकू ने किया। नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। तो बैतूल में नेतृत्व दीपचंद कोठी का था, पर जनजातियों में, जो जनजातियों को लेके सब जगह आ रहे थे, उनसे सब चीजें समझा रहे थे, उनका नाम था गंजन सिंह कोरकू। तो गंजन सिंह कोरकू के साथ एक बड़ी संख्या में जनजाति मौजूद थी। पर यहाँ पर भी जब ब्रिटिश अधिकारी आए, इन्होंने इन्हें बाहर निकालने का कहा, लेकिन ये लोग उस जगह से बाहर नहीं गए, तो उन्होंने गोली चलाई, और उसमें ये शहीद हुआ कोमा गोंड। ये नाम इंपॉर्टेंट है, कोमा गोंड शहीद हुआ। इसी को ही जंगल सत्याग्रह का प्रथम शहीद कहा जाता है। प्रथम शहीद कहा जाता है। क्या नाम है इसका? कोमा गोंड है। ये नाम हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नेतृत्व किया गंजन सिंह कोरकू ने, और जो शहीद हुआ पहला शहीद, उसका नाम है कोमा गोंड। इसके बाद कुछ और भी थे जिन्हें जेल भेजी गई, जो गंजन सिंह कोरकू के साथ जुड़े हुए थे। वो सारे नाम भी हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अब हम अन्य नाम देखेंगे। अन्य में जैसे आता है, एक थे जनक सिंह कोरकू। तो जनक सिंह कोरकू का संबंध किससे? तो आप जंगल सत्याग्रह से, याद रखना है इसको।
जनक सिंह कोरकू, इन्हें भी जेल भेजी गई। जनक सिंह कोरकू के अलावा और भी हैं, एक बूचा कोरकू है, बूचा कोरकू है, और इसके अलावा मकड़ू गोंड है, ये भी थे इसमें, मकड़ू गोंड ये नाम है। एक जग्गू सिंह का भी नाम आता है, जग्गू सिंह गोंड इनका। तो ये सारे लोग हमें नाम याद होने चाहिए। ये जंगल सत्याग्रह से क्वेश्चन आएगा तो इनका एक नाम आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनका संबंध किससे है। तो ये हमने देखा इन सबका संबंध जंगल सत्याग्रह से है या सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के 2 चरण थे, पहला नमक सत्याग्रह, दूसरा जंगल सत्याग्रह। तो इस तरह से इन पर्सनालिटी से क्वेश्चन आए तो ये हमारी जनजातियों का योगदान है, ये हमने किया। अब एक लास्ट टॉपिक हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन बचा है, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो बैतूल, और इसको अगर इस तरह से आप पढ़ना चाहें तो इसका ले लें, और आपने लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा अंतिम टॉपिक जो जनजातियों का योगदान है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन के केस में जनजातियों का क्या योगदान रहा है वो हमको पता होना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन भी इसके भी चरण रहे। पहले चरण में तो सब लोगों को पहले गिरफ्तार ही हो गए, तब ये तो एक चरण में तो गिरफ्तारी हुई, पहले ही आंदोलन शुरू होने से पहले ही गिरफ्तार हुए। अब ये लीडरलेस हो गया, इसका नेतृत्वहीन हो गया। तो अब दूसरे चरण में यहाँ पे उग्र रूप देखने को मिला। अब जनता खुद जो है अपनी नेता बन गई, जनता खुद डिसीजन लेने लगी। तो जब जनता ने डिसीजन लिए तो ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश में क्या स्थिति हुई, तो मध्य प्रदेश में जनजातीय नेतृत्व हमें देखने को मिलते हैं बैतूल जिले में। तो बैतूल जिले में उग्र रूप लिया, और ऐसा क्या हुआ तो यही हमें पता होना चाहिए। ये कुछ नाम हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमने वही क्षेत्र जो पहले से एक्टिव था, घोड़ा डोंगरी, तो बैतूल जिले का घोड़ा डोंगरी क्षेत्र में इसका विरोध किया विष्णु गोंड। इसका विरोध किया किसने? विष्णु गोंड ने। और इन्होंने किया क्या? विष्णु गोंड, इन्होंने एक लकड़ी की फैक्ट्री रखी हुई थी, यहाँ पे लकड़ियां इकट्ठी थी, वुडन डिपो, इसको जलाया, रेल की पटरियां उखाड़ी, रेल की पटरियां उखाड़ी, और इसके चलते पुलिस आई, पुलिस ने फायर किया, और फायर करने के दौरान जो बिरसा गोंड शहीद हुआ, बिरसा गोंड शहीद हुआ। तो ये हमें एक फैक्ट उसका याद रखना है कि बिरसा गोंड शहीद हुआ। तो हमने 2 नाम विष्णु गोंड और बिरसा गोंड का संबंध किस सत्याग्रह से आता है, किस आंदोलन से आता है, तो हमारा आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। इसके अलावा 1-2 नाम और हैं जो आपसे पूछें तो उनका संबंध भी इसी आंदोलन से है। तो जैसे उसमें एक नाम आता है हमारा मंशु ओझा, मंशु ओझा, ये भी जेल गई हैं। एक नाम और इसमें आप याद रखिए, भोदे सिंह गोंड, भोदे सिंह गोंड, इनका संबंध इसी आंदोलन से है, ये भी जेल गए हैं। इन्होंने भी रेल की पटरियां उखाड़ी, बाद में जो है किसी को 2 साल, किसी को 3 महीने, किसी को 4 साल की जेल हुई। तो ये है हमारी जनजातीय पर्सनालिटीज जो हमें उस टॉपिक में पढ़ना है। तो इनका संबंध किससे रहा है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो लोग देख रहे हैं लिख नहीं रहे हैं तो उनके लिए। तो अब हमने जैसे देखा इतनी पर्सनालिटीज हमने पढ़ी हैं, तो
तो जब हम जनजातीय पर्सनालिटीज के बारे में आते हैं तो आप देखेंगे ये नाम आपने पढ़े हैं। चील नायक पढ़ा है, गुमान नायक पढ़ा है आपने, शिवराम नायक पढ़ा है, धीर सिंह, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, अवंतीबाई, फूल कुंवरी, एक और इनका सेनापति है, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, तो एक कुंवर करके है जो रघुनाथ शाह का, शंकर शाह का सेनापति था, इसे भी पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ख्वाजा नायक, फिर हमने पढ़ा भीमा नायक, फिर हमने पढ़ा टांटिया भील, फिर हमने पढ़ा दुलेरा नायक, फिर हमने पढ़ा मवासिया नायक। तो ये ख्वाजा का बेटा है दुलेरा और भीमा के ही भतीजा है मवासिया नायक, इन्हें पढ़ा हमने। और फिर इसके बाद कुछ और नाम जो टांटिया भील के सहयोगी थे, बिजनिया नायक, फिर हमने पढ़ा इसमें हिरिया नायक, नहाल, ये नाम पढ़े। इसके बाद हमने आज देखे तो आज हमने बिरजू गोंड, कोमा गोंड, गंजन सिंह कोरकू, गंजन सिंह कोरकू, विष्णु गोंड, बिरसा गोंड, जनक सिंह कोरकू, इत्यादि। ये सब ट्राइबल पर्सनालिटीज फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं। आपने पूरे लेक्चर देखा है तो आपको ये सारे नाम उनमें मिले होंगे। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे नाम हैं जो हमने देखे हैं। तो ये है हमारे उसका कि ये ट्राइबल पर्सनालिटीज का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका रही है। अब आपको उसी टॉपिक में ये भी लिखा हुआ है कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से संस्थान हैं, संग्रहालय हैं। अब अपन उनको पढ़ते हैं, वहां पे फिर अपन इसको खत्म करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं संस्थानों के ऊपर। तो संस्थानों में सबसे पहले हम भारत सरकार के जो प्रमुख संस्थान हैं उनके ईयर, जहां से क्वेश्चन जो हमारा नेचर है पीएससी का, उनको देखेंगे। और इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कहाँ संस्थान है, मध्य प्रदेश में कौन से संग्रहालय हैं, उनको देखेंगे हम। तो सबसे पहले अपन चलते हैं तो जनजातियों से रिलेटेड प्रमुख संस्थानों के बारे में। तो पहले हम इसको जो पढ़ेंगे वो हमारी रूपरेखा कुछ ऐसी रहेगी कि पहले हम भारत के प्रमुख संस्थान देख लेंगे जहां से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर हम मध्य प्रदेश पे चलेंगे। मध्य प्रदेश पे दो हेडिंग बनेंगी, एक हमारे संस्थान और एक हमारे संग्रहालय। इस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम सबसे पहले मेजर इंस्टीट्यूट देखते हैं भारत के। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल तो जनजातीय मामले के संबंध में एक मंत्रालय है जो 1999 में इसका गठन हुआ। पहले ये सारा जो मंत्रालय था ये सामाजिक न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आता था। पूर्व में सामाजिक न्याय तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस मंत्रालय के अधीन था। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये कब गठन हुआ, 1999 में हुआ।
इसके बाद 2001 में वित्त वगैरह की जुगाड़ करने के लिए योजनाएं हैं, तो उसको पैसे देना है, जनजातियों को लोन देना है, तो उसके लिए हमने इसी के अंतर्गत एक और डिपार्टमेंट बना दिया गया, उसका नाम है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, वित्त एवं विकास निगम 2001 में बनाया गया। तो कभी अगर इनके आपसे ईयर पूछें, जो कि बहुत कॉमन सा क्वेश्चन होता है मध्य प्रदेश का, वो तो आपको पता होना चाहिए। अब यहां तक हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हमारे कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, तो जनजातीय अनुसंधान केंद्र भी हैं हमारे, वो हमें पता होना चाहिए, सिर्फ उनकी संख्या। तो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जनजातीय अनुसंधान केंद्र, ये पता होना चाहिए कि इसी के अंतर्गत, इसी मंत्रालय के अंतर्गत हमारे भारत के कई जगह पे ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो वहाँ की जनजातियों के बारे में रिसर्च करते हैं, फिर अपनी सिफारिश देते हैं, उसके बिहाफ पे प्रपोजल बनता है, यहाँ से फाइनेंस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स उसका अप्रूवल करती है और वो योजनाएं लागू होती है। तो ऐसे हमारे टोटल 26 संस्थान है पूरे भारत में, और इनका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश में कितने जनजातीय अनुसंधान केंद्र हैं, तो उसका आंसर होगा हमारे 26 जनजातीय अनुसंधान केंद्र हैं। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के कुछ बेसिक हैं, और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे मेजर इंस्टीट्यूट से हो जाएगा। तो एक विश्वविद्यालय पे आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें हमने 2006 में एक एक्ट लेके आए और 2007 में एक यूनिवर्सिटी का गठन किया गया है। इस यूनिवर्सिटी का जो मुख्यालय है वो हमारे अमरकंटक अनूपपुर में है। अमरकंटक अनूपपुर में है। तो इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? वो इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल इंस्टीट्यूट, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसका नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो एक ये विश्वविद्यालय का आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारे जो मेजर इंस्टीट्यूट है उनसे बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, जो प्री के हिसाब से जो तरीका है वो अपन ने देखा। ये क्वेश्चंस आपको याद रखना है। 2007 में ये यूनिवर्सिटी पूछी जा सकती है, उनकी संख्या पूछी जा सकती है, ये कब बना ये निगम, और ये हमारा मंत्रालय कब बना ये। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या है और फिर उसको हम कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट, इसको मैं छोटा कर देता हूं। हाँ, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको आगे का कंप्लीट करते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से मेजर इंस्टीट्यूट हैं, वो अपन को देखना है। तो हम इस तरह की 2 स्लाइड बनाएंगे। तो एक जो हमारे यहाँ का टॉप संस्थान है वो हम पढ़ेंगे, फिर एक है आदिम जाति मंत्रणा परिषद, एक आदिम जाति मंत्रणा परिषद के बारे में, और फिर कुछ और इंस्टीट्यूट हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। तो हमारा जो सबसे टॉप का है वो है मध्य प्रदेश का ट्राइबल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पे ट्राइबल एमपी ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट।
तो हमारा ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो मंत्रालय है उसका गठन हमें पता होना चाहिए। तो अप्रैल 1954 में इसका गठन हुआ था, अप्रैल 1954 में। लेकिन अगले 10 साल बाद, तो 10 अप्रैल 1964 में हमने इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया। कहां पर? भोपाल किया। हेडक्वार्टर हमने इसका भोपाल शिफ्ट किया। तो पहले कहां पे था? पहले ये था छिंदवाड़ा में था। तो पहले इसका मुख्यालय कहां पे था? छिंदवाड़ा में था। और हमने 10 साल बाद 64 में इसका मुख्यालय कहां पे बना दिया? तो हमने मुख्यालय भोपाल में बना दिया। तो अब इसी में फिर हमने आगे चल के जब भोपाल में हो गया तो इसका क्या करें? ये जो पूरा का पूरा बना हुआ था तो इसको हमने फिर 1997 में संग्रहालय का दर्जा दिया, संग्रहालय का दर्जा दिया। और इस संग्रहालय का नाम बदल के हमने किया बादल भोई संग्रहालय, बादल भोई संग्रहालय। अगर इस संग्रहालय की बात करें तो कौन सी जनजाति के बारे में यहाँ पे सबसे ज्यादा रिसर्च की हुई है और सबसे ज्यादा उसके बारे में जानने को मिलता है, तो वो है भारिया जनजाति, भारिया जनजाति। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च और डेवलपमेंट मंत्रालय, इसका गठन हुआ 54 में। 64 में इसके हेडक्वार्टर को भोपाल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि पहले कहाँ था? छिंदवाड़ा था। फिर उसी ये जो बिल्डिंग बनी हुई थी, इसी बिल्डिंग को संग्रहालय का रूप दिया और 1997 में इसका नाम क्या रख दिया हमने? बादल भोई। तो बादल भोई के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि 1835 में इनका बर्थ हुआ सिवनी में। इनका जो मेन पार्टिसिपेशन रहा है वो 1930 में जंगल सत्याग्रह में रहा, जंगल सत्याग्रह में 1930 में। 1940 में इनकी डेथ हुई है। बादल भोई ये तामिया तहसील है, ये सिवनी नहीं, छिंदवाड़ा, तामिया, यहां पर इनका जन्म हुआ। तो हमने ये संग्रहालय देखा। अब जब हम बात करें इसकी, जो हमारा मध्य प्रदेश का जो टॉप इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास निगम, इसके अंडर में कुछ हमारे और सेंटर बनाए गए हैं ट्राइबल के। तो वो सेंटर भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 ऑफिस बने हुए हैं इसके अंडर में। तो 4 ऑफिस हैं। एक हमारा है रिसर्च ऑफिस, रिसर्च यानी अनुसंधान ऑफिस है। ये कहां पे बना हुआ है? तो ये है हमारा छिंदवाड़ा में। और 3 हमारे अन्य रिसर्च सेंटर हैं इसके। तो जैसे वहां ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो हमारे 26 थे, यहां पे रिसर्च सेंटर 3 हैं। तो वो 3 हैं जबलपुर, इंदौर, रीवा। जबलपुर, इंदौर और रीवा, ये भी इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमने ये हमारे टॉप इंस्टीट्यूट के बारे में देखा कि ये इसका गठन अप्रैल 1954 में हुआ। 10 साल बाद हमने इसका जो हेडक्वार्टर है भोपाल शिफ्ट कर दिया। और भोपाल शिफ्ट करने के बाद में 1997 में ये जो बिल्डिंग थी, इसको संग्रहालय का नाम दे दिया हमने 64 में कि इसे संग्रहालय बनाएंगे। लेकिन 1997 में हमने बादल भोई का नाम दिया। इसके अंतर्गत 4 ऑफिस आते हैं। एक रिसर्च ऑफिस है छिंदवाड़ा के अंतर्गत, जो बादल भोई है वो खुद इसका ऑफिस है। 3 इसके रिसर्च सेंटर हैं, जबलपुर है, इंदौर है, रीवा है। तो एक संग्रहालय हमने यहाँ पे पढ़ लिया। पर पहले हम संस्थान पढ़ेंगे और संस्थान के बाद में फिर इनसे रिलेटेड 3-4 संग्रहालय और हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो अगला हम दूसरा, आप लिखिए, दूसरा जो संस्थान है, अगर यहाँ स्पेस होगी तो यहाँ लिखते हैं, हाँ, आदिम जाति मंत्रणा परिषद। ये काउंसिल है जो सलाह देती है इस टॉप हमारे इंस्टीट्यूट को कि क्या करना है ट्राइबल्स के बारे में। तो इसका आपको पता होना चाहिए। ईयर इसका 57 है। आदिम जाति मंत्रणा परिषद का गठन 1957 में हुआ। आदिम जाति
मंत्रणा, ये मंत्रणा करती है, डिस्कशन करती है, फिर परामर्श देती है। इसका गठन हुआ है 1957। इसके बाद एक और हमारा इंस्टीट्यूट है जो जैसे उसका इंस्टीट्यूट था वित्त और विकास निगम, तो कोई योजना लॉन्च होगी उसके लिए पैसे, लोन ट्राइब्स को देना, तो उसके लिए वित्त एवं विकास निगम जो वहां इससे पहले भारत सरकार वाला पड़ा था उसमें 2001 था, वही वित्त एवं विकास निगम मध्य प्रदेश के लिए भी विशेष रूप से बनाया गया है। इसका ईयर है 1994। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जनजातीय वित्त एवं विकास निगम 1994। इसी के एक साल बाद हमारी जनजातीय आयोग का गठन हुआ, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, जनजातीय आयोग का गठन हुआ 1995 में। तो ये हमारे कुछ मेजर इंस्टीट्यूट हैं, वो हमने देखे। अब इसके अलावा कुछ हैं, 2-3 और हैं इसके अलावा, वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी का गठन कब हुआ, वो 1980 में हुआ। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके अंतर्गत एक और आती है बॉडी, मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। तो ये जनजातियों की कौन सी परिषद है? रोजगार और प्रशिक्षण परिषद। मध्य प्रदेश जनजातीय रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद। एक अपनी आ जाएगी मध्य प्रदेश आदिम जाति एवं बोली विकास परिषद। और एक और है इसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ये 3 और मेजर इंस्टीट्यूट हैं। इसके बाद हम एक इनके कुछ रेडियो सेंटर डेवलप किए गए हैं, तो मध्य प्रदेश में वो कहाँ पे हैं वो सब देखेंगे, और फिर हमारी ये संस्थान वाला पार्ट भी हो जाएगा। कुछ और संग्रहालय देखेंगे। ये तो हमारी 3 बॉडी हैं जिनका ये प्री में हमसे ईयर पूछ सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है। तो जैसे सबसे पहले वाला ये आदिवासी लोक कला बोली विकास 80 की है, यहाँ काउंसिल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इसकी 81 है, और यहाँ से कुछ और क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं इस वाले से, क्योंकि इसका कभी नाम रहा केवल इतना, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, फिर कभी इसका नाम हो गया पूरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो हम देखेंगे जो पूरा नाम है ये, इसका गठन 93 में हुआ। 93 में नाम परिवर्तन कर किया गया क्या? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इससे पहले 85 में 85 में तो ये लिखा है ना, आई से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो 85 में इसका नाम क्या रखा गया था? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो 85 में ये था, 93 में नाम बदल के इसका कर दिया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। इसके बाद हमारा एक मध्य प्रदेश का ट्राइबल म्यूजियम है, तो जैसे ये हो गया एक, तो अब हम यहीं से म्यूजियम वाला पार्ट भी जो बचा हुआ है उसे कंप्लीट करते हैं। तो उसमें सबसे पहला नाम आता है मध्य प्रदेश ट्राइबल म्यूजियम जो भोपाल में है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय। ये कब गठन हुआ? जो कि कहां पर है? भोपाल में है। और इसका गठन कब हुआ? 6 जून 2013। तो ये सबसे पहले हमें इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, अच्छी फीस है, 400 रुपये फीस है अंदर देखने की, तो इसीलिए बहुत बढ़िया से डेवलप किया गया है। पूरा मैन का एवोल्यूशन बताया गया है और जनजातीय सारी जीवन शैली का दर्शन यहाँ पर होता है।
तो ये हमने 6 जून 2013 को भोपाल में बनाया हुआ है। तो ये हुआ हमारा जनजातीय संग्रहालय। एक है आदिवर्त ट्राइबल म्यूजियम। आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय, ये पूछ सकते हैं कहाँ पर है, ये छतरपुर में है। आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय ये छतरपुर में। एक दुर्गावती सबको पता है जबलपुर है, और एक सहरिया ट्राइब्स से लेकर एक संग्रहालय है वो शिवपुर में है। तो दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर और सहरिया जनजाति के लिए एक संग्रहालय है जो हमारे मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है। मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में है। तो ये हमारे संग्रहालय इंपॉर्टेंट जनजातियों से रिलेटेड। तो भोपाल वाला हुआ, और बादल भोई हमने पढ़ा छिंदवाड़ा में है। एक छतरपुर में आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय, दुर्गावती संग्रहालय और सहरिया जनजाति का संग्रहालय शिवपुर जिले में है। इसके बाद एक हमारे कुछ रेडियो सेंटर हैं, वो पता होना चाहिए। ट्राइबल रेडियो सेंटर कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, तो इसके लिए और किस जनजाति से है पर्टिकुलर, तो वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं और उस डायग्राम में सबको मार्क कर रहे हैं ताकि आप देख के जनजाति से रिलेटेड अगर यहाँ से पूछा जाए तो आप बता सकें। तो जैसे कि आप देखें तो ये टोटल जो है 7 है, जिसमें से एक शिवपुर में है। तो शिवपुर में अगर है, ये जिला यहाँ कोने पे शिवपुर है, तो शिवपुर किस जनजाति से रिलेटेड होगा? अभी ऊपर लिखा है सहरिया जनजाति से रिलेटेड होगा। तो एक ट्राइबल रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रेडियो लगा हुआ है। अगर कोई सूचना दी जाती है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहुंचाना है, तो इन रेडियो सेंटर के माध्यम से इन जिलों को, इन ट्राइब्स को सूचित किया जाता है। तो पहला हमने यहाँ देखा। दूसरा हमारा एक मांडू में है, मांडू के नालछा, मांडू में भी नालछा, यानी कि हम धार की बात कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित होगा? तो भील से संबंधित होगा। तो एक कम्युनिकेशन यहाँ पे है। एक भावरा अलीराजपुर में है, भावरा अलीराजपुर में है। तो ये टेरिटरी भी किसकी है? भील लोगों की है। तो ये रेडियो कम्युनिकेशन सेंटर भी भील से संबंधित है। एक खंडवा से है, तो ये यहाँ पे हमारा खंडवा जिला है, और यहाँ पे खंडवा बैतूल के आसपास में कोरकू ट्राइब्स है। तो एक कम्युनिकेशन सेंटर खंडवा में कोरकू जनजाति से रिलेटेड बनाया गया है। बैतूल क्या है? एक बैतूल के चिचली जगह पे ये गोंड जनजाति से रिलेटेड है। बैतूल के चिचली में गोंड जनजाति से रिलेटेड है। तो 1 2 3 4 5। एक छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति से रिलेटेड है, छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति से है। और एक डिंडोरी में गोंड जनजाति से है, डिंडोरी में गोंड जनजाति से रिलेटेड है। तो ये हमारे मेजर इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पता होना चाहिए। और एक और इनसे रिलेटेड कुछ पुस्तकें निकाली जाती हैं जो जनजातियों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं। तो वान्या प्रकाशन बनाया गया है। इसका काम है जनजातियों से रिलेटेड काम करना, पुस्तकें निकालना। इस वान्या प्रकाशन का गठन 80 में हुआ है, ये हमें याद रखना है। कई मैगजीन जो निकलती हैं वो इसी से, यहीं से विभिन्न जिलों में पहुंचाई जाती हैं। ये तो हमने देखा ट्राइबल रेडियो सेंटर, इन ये 7 हैं। 7 को किस जिले से रिलेटेड है वो हमने देखा। तो आपसे सिर्फ 7 पूछा जा सकता है इसमें से क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय वो देखा हमने, इंदौर 1993-85 में, उसका नाम कुछ और था, वो सब देखा हमने। फिर कुछ संस्थान देखे, जनजातीय संग्रहालय, आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय, दुर्गावती संग्रहालय, सहरिया का संग्रहालय, ये देखा। आदिवासी बोली विकास अकादमी देखी, और यहाँ पे रोजगार और प्रशिक्षण के संबंध में परिषद है उसका गठन देखा। और फिर मध्य प्रदेश का हमारा टॉप इंस्टीट्यूट देखा। तो यही इतना जो हमारा जो टॉपिक था, रोल ऑफ ट्राइब्स इन फ्रीडम मूवमेंट,
वो सब हमने देखे। तो कौन कौन सी जनजाति पूरे फ्रीडम मूवमेंट में एक्टिव रही हैं हमने कंप्लीट किया। ट्राइबल पर्सनालिटीज भी वहां तक की पूरी हो गई हैं। और इसके बाद जो हमारे बीच में जो ट्राइबल पर्सनालिटी स्वतंत्रता के बाद की है, वो आपको स्वतंत्र सर कंप्लीट कराएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, हम रेस्ट लेते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो चलिए एक बार हम इसको संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं। तो जितना मैंने बोला है आपको कल से अभी तक जो पढ़ाया है, वो सब आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ। तो देखते जाइए आप टॉपिक। जैसे हमने सबसे पहले हम उल्टे चलते हैं, तो उससे आपको रिवाइज होता जाएगा और पिछला पूरा अपन कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमने फ्रीडम मूवमेंट्स में पढ़ा। तो एक तो हमने ये संस्थान पढ़ लिए अभी कि कहाँ कहाँ पे संग्रहालय है, वो सब देख लिए। इंस्टीट्यूट कौन से हैं, अकादमी अगर कोई सी है तो उनका ईयर पूछ सकते हैं। तो इतने आपको बेसिकली याद होना चाहिए। तो उल्टे चले हम, तो भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में बड़ा उग्र रूप लिया इस आंदोलन ने। तो जब उग्र रूप लिया तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में भी रेल की पटरियां उखाड़ी गई थी और जो वुडन डिपो थी उसे जला दिए गए थे। पुलिस स्टेशनों पे हमला किया था। यहाँ पे जनजातियों का योगदान भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा। एक पैराग्राफ मेंस में इस पर लिखना पड़ता है। तो जैसे हमने बैतूल जिले में देखा था, तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि विष्णु गौंड के द्वारा यहाँ पे नेतृत्व किया गया और बिरसा गौंड की यहाँ पे हत्या हुई, उसकी डेथ हुई। तो ये 2 पर्सनालिटी सबसे ज्यादा हमसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद हमने जंगल सत्याग्रह पढ़ा। जंगल सत्याग्रह में देखा कि इसकी शुरुआत जो है सिवनी के टुरिया जगह से होती है और इसका नेतृत्व कौन करते हैं, दुर्गा शंकर मेहता। इनके द्वारा एक डेट डिसाइड की जाती है कि हम सारे लोग, सारे ट्राइब्स हैं, ये सब इस टुरिया गांव में 9 अक्टूबर को इकट्ठा होंगे। तो सब जनजाति लोग आए, इकट्ठा हुए। और जब वहां पे ये लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद वहाँ ब्रिटिश सैनिक भी पहुंचे। तो उन्हीं में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स था, उन्होंने इनको भगाने की कोशिश की। जब नहीं भागे तो इन्होंने गोलियां चलवाई। तो उसमें 3 महिला 1 पुरुष शहीद हुए। तो जो एक था वो बिरजू गौंड, वो हमें याद रखना है। महिलाओं में गुड्डो बाई, रैना बाई, बेमा बाई, ये शहीद हुई थी। पर इसी का एक और रूप हमें बैतूल जिले में देखने को मिलता है। तो बैतूल जिलों में जो मेन जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक ठाक थे, वो पैरेलली जनजाति की लीडरशिप चल रही थी। तो जनजातियों की लीडरशिप गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में हुई थी। और जबकि बाकी जो ओवरऑल लीडरशिप थी वो दीपचंद कोठी के नेतृत्व में रही। तो दीपचंद कोठी के नेतृत्व में सब लोग इकट्ठे हुए। जनजातियों का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। वहां पे फिर इनको हटाना चाहा तो ये लोग नहीं हटे, वहां संघर्ष हुआ, उस बीच गोलियां चलाई गई। तो उसमें जो पहला शहीद जंगल सत्याग्रह का है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो हमने उसका अभी अपन ने नाम पढ़ा, उसका नाम है कोमा गौंड। इसके बाद और भी कई नाम थे, जनक सिंह कोरकू था और एक जग्गू गौंड था और एक हमने बुच्चा पढ़ा, ये रहे। ये सब के सब ट्राइबल पर्सनालिटीज थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कल हमने एक इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स पढ़े थे ट्राइबल से रिलेटेड, उसमें हमने कुछ नाम पढ़े थे, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टांटिया भील और इनके सहयोगी। तो हमने जब उनको पढ़ा तो हमने ख्वाजा नायक के बारे में कुछ चीजें पढ़ी थी जो हमें पता होना चाहिए। इनकी वो पूछ सकता है कि इनकी डेथ कब हुई। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ख्वाजा नायक, भीमा नायक और टांटिया भील, इनसे अगर सीधा प्री की बात करें कि क्या क्या क्वेश्चन बनता है, तो ख्वाजा नायक की शहादत कब हुई, ये क्वेश्चन बनता है। तो ये इसका हमने पढ़ा था 11 अप्रैल 1858। ख्वाजा नायक, इनका जो मेन एरिया, ये कहाँ के मुखिया थे, बड़वानी के थे।
बड़वानी के मुखिया थे। फिर इन्होंने एक बड़ी लूट की थी। कल हमने एक वो, अगर याद हो पड़ा हो तो, ब्राह्मण गांव था, तो वहाँ के बड़वानी में राजपूत सरदार लोग रहते थे। इन्हें पसंद नहीं था कि इनका एक गांव था वो होलकर रियासत में चला गया था। इनको बड़ा बुरा लगा, तो इन्होंने कहा किससे आक्रमण कराओ, भीलों को कह दो। तो ये ख्वाजा नायक, भीमा नायक, दुलारा नायक सब इकट्ठे हुए। इन्होंने धारण गांव को लूटा। उसके बाद एक ब्रिटिश ऑफिसर था कैनेडी, उस पर भी आक्रमण किया। और आक्रमण के बाद में और लूट की, एक बड़ी लूट इन्होंने बिजासन घाट पे की। बिजासन घाट की लूट बहुत बड़ी थी। बिजासन घाट पे इन्होंने 30 बैलगाड़ी पकड़ी जो अफीम से लदी थी। साथ में 7 लाख रुपए लूटा। वहां जितना इनका टावर वावर जो थे डाक के लिए जो बनाए गए थे वो सब तोड़े गए। और इस तरह से इन्होंने लूटपाट की। ये बहुत बड़ी थी। इसी के बाद फिर भीमा नायक का कंट्रीब्यूशन आता है। ये तो शहीद हो जाते हैं 11 अप्रैल 1858 को। भीमा नायक का कंट्रीब्यूशन यहीं से जुड़ता है। तो भीमा नायक की स्थिति तो लगभग ऐसी ही रही शुरुआत में। तो ये 1840 में जन्म हुआ पंचमोहली गांव में इनका जन्म हुआ। ख्वाजा नायक के साथ मिलके इन्होंने कई डकैतियां डाली हैं, लूट की हैं। इसी के बाद ये जो इंसिडेंट हुआ बिजासन घाट वाली, 7.5 लाख रुपए इन्होंने लूटा था। उसके बाद ये ब्रिटिश के पास चले गए, इन्हें माफ कर दिया गया। माफ करने के बाद ये फिर विद्रोही हो गए। तो इन्हें पकड़ने के लिए इनकी वाइफ और इनके सहयोगियों को जेल में डाला गया और मंडलेश्वर की जेल में रखा गया। तो मंडलेश्वर की जेल में जब भीमा नायक की पत्नी सुरसा की मृत्यु हुई तो अगस्त 1859 में इन्होंने विद्रोह किया। अगस्त 1859 में मंडलेश्वर जिले के कैदियों ने विद्रोह किया। वहां जो दूसरे ब्रिटिश सैनिक थे उन्हें मारा। एक ब्रिटिश ऑफिसर की भी डेथ हुई। लगभग 6, 7, 8 महीने तक मंडलेश्वर जिले को आजाद करके रखा। और बाद में फिर भीमा नायक को 2 अप्रैल, ये डेट याद नहीं रखना, 1867 को इन्होंने गिरफ्तार किया। और फिर 76 में इन्हें जबलपुर में इन्हें गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दी गई। वहां इनकी 76 में डेथ हो गई, 76 में मृत्यु हो गई 12 दिसंबर। तो अगली जो पर्सनालिटी थी वो टांटिया भील थी। तो टांटिया भील से भी क्वेश्चन, 1842 में कहां जन्म हुआ? बिराड़ा में हुआ। बिराड़ा गांव में जन्म हुआ टांटिया भील का। अब बिराड़ा गांव में जन्म हुआ। बचपन में स्थिति, पिता ने कहीं पे जमीन लेके रखी थी, एक पोखर गांव था निमाड़ में, वहां पे तो वो पैसा नहीं था तो कर्ज ले लिया तो ब्याज इतना बढ़ता गया कि मूल चुकाने की स्थिति नहीं बनी। तो पोखर गांव छोड़ के चले गए, बिराड़ा में बस गए। वहीं पे जाके इनका टांटिया भील का जन्म हुआ। तो बिराड़ा खंडवा, यहाँ पे जन्म हुआ। फिर जब कुछ सालों तक स्थिति, जब पिताजी की डेथ हो गई तो 1872, जब ये 30 साल के थे, तभी वापस अपने पोखर गांव में गए और वहां के मुखिया से बोला कि भाई मैं तुम्हारा धन जो जितना बचा हुआ है वो चुका दूंगा, मुझे जो है यहाँ पे मुझे मेरा खेत वापस कर देना। तो भाई उसने कहा ठीक है। लेकिन फिर बाद में मुखिया ने इसकी कुछ नहीं सुनी, क्योंकि जनजाति तो थे, गरीब थे, मजबूर लोग थे। तो इसीलिए इसने शिकायत करी एक थाने में जाके। शिकायत की, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर उसी मुखिया ने इन पे एक चोरी का झूठा आरोप लगाया और इन्हें जेल भिजवा दिया। ऐसे करके ये 1 साल के लिए जेल में गए। तो यहाँ से पहली जेल हो गई। दूसरी बार फिर इन्होंने सोचा कि मैं पोखर गांव से कहीं दूर चला जाता हूँ। तो दूर जाने के बाद फिर दूसरी बार जब ये दूर रहने लगे तो भी उस मुखिया ने एक चोरी का झूठा आरोप लगवाया, फिर से इनको जेल भिजवा दिया। तीसरी बार की फिर स्थिति ऐसी बनी कि फिर एक गांव से चोरी हुई, दूसरे गांव में सामान रखा, तो दूसरे जिसके घर में वो सामान मिला उसने कहा कि ये सामान टांटिया भील ने ही ला के रखा है। तो इस तरह से टांटिया भील पे लगातार झूठे आरोप में इन्हें
सजाएं दी गई। तो तीसरी बार जब पुलिस पकड़ने आई तो ये अपने आप में पहले से तैयार थे, ये बागी हो गए। और बागी जैसे ही हुए तो पहले नाम था तांतिया, तो बागी होने पर इनका नाम हो गया टांटिया। फिर इन्होंने कई लूट की, एक के बाद एक, कॉन्फिडेंस बढ़ा गया, वसूली की, फिरौती की, जो भी रास्ते में किसी जगह की मुखिया का बेटा अगर मिलता था उसे पकड़ के रख लेते, फिरौती की रकम वसूलते थे, छोड़ देते थे, ऐसे करके। और जब इनके द्वारा फिर अब ये जहां जाते इनके पास पैसे खूब रहते थे, तो जहां जहां से इन्होंने खाना लिया, कपड़े लिए, उनको वो रकम जो लूट की होती थी बांटते थे। तो जब लोग आते थे तो बच्चे कह के बोलते थे मामा आ गए, मामा आ गए। तो वहीं से इनका नाम क्या पड़ गया, टांटिया मामा पड़ गया। और फिर 1878 में इन्होंने अपनी पहली लूट की थी, पहली लूट। और फिर 1879 में 37 डकैतियां की थी इन्होंने, और 37 डकैतियों में ये पकड़े नहीं गए, हर बार भग जाते थे। पूरी डकैती का इल्जाम इन पे लगा था, टांटिया भील पे। फिर बाद में इन्हें धोखे से गिरफ्तार किया गया और फिर 4 दिसंबर को जबलपुर में इन्हें फांसी दी गई। 1889 को इन्हें फांसी दी गई। तो ये हमें टांटिया भील से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जबलपुर में फांसी, पहली इन्होंने 78, 3 बार इन पे ये जेल गए, जन्म बिराड़ा गांव में हुआ। ये सब टांटिया भील के बारे में बेसिक से क्वेश्चन तो आप पढ़ते हैं, बार बार आपसे क्वेश्चन टांटिया भील को लेके आता है। तो ये कुछ मेन जनजातीय नेतृत्व थे, लगभग हमने 40 के बारे में पढ़ा है। और ट्राइबल पर्सनालिटीज जो फ्रीडम के बाद की है वो आपको स्वतंत्र सर पढ़ाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। और ट्राइबल के जिससे रिलेटेड जो संस्थान है वो भी हमने कंप्लीट कर लिए है। तो ठीक है, फिर इतना ही हमारे इस टॉपिक में था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।